हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। कंप्लीट पॉलिटी की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर जितने भी एग्जाम्स जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेगा देखने को, ये मेरी तरफ से गारंटी है। खैर, तो और ये आपका जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर लेक्चर 1 और 2 आपने नहीं देखा है और जो हमने पीवाईक्यूज कराए लेक्चर 1 2 के, अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख ले। अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप लेक्चर 1 से शुरू करिए ताकि आप सही से नोट्स मेकिंग कर सके और सारी चीजें। बाकी इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सारे वीडियो के लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आई बटन है वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटी की। इसके अलावा हिस्ट्री का हिस्ट्री का भी सीरीज जो है, कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज भी चल रहा है। तो जो लोग है ना सही तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इन सभी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा जो है सबसे पहले हम लोग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वहां बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो फीचर्स है। पहला फीचर्स है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट और या फिर आप कहिए कि लेंथीएस्ट जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट या फिर लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको पता भी होगा आई थिंक, अगर नहीं पता है तो यहां से जान लीजिए कि लार्जेस्ट और लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया का है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पहला कंट्री जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो फिर ये हो जाएगा यूएसए, जिन्होंने 17 सितंबर 1787 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तब वो यूएसए हो जाएगा, लेकिन लार्जेस्ट या लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछे तो फिर ये इंडिया हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यूके के पास कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, एक चीज और, इसको क्यों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट या लेंथीएस्ट कहते हैं? कारण है इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एक प्रीएम्बल मिल जाता है जिसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और दूसरा है कि आपको यहां 395 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स है ना, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। वैसे अगर मॉडर्न डे में कहें तो यहां पर आर्टिकल्स की संख्या की बात करें तो ये 470 प्लस आर्टिकल्स अब हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। पार्ट्स की बात करें तो ये भी चेंज हो गया। अब टोटल अगर आप देखें प्रेजेंट डे में 25 पार्ट्स है ना, कितने हैं? 25 हैं। और शेड्यूल की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 शेड्यूल हो गया है। तो आप लोग इसको नोट में ऐड भी कर लेंगे। देखिए नोट आप खुद कॉपी में बना सकते हो या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके, ठीक है, उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप क्या करें कि जो आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, अगर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करिए और जो जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा अगर बता रहा हूं तो वो आप ऐड कर लीजिएगा, या फिर आप बाद में रिवीजन के टाइम भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसके दूसरे फीचर पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा फीचर है उसकी बात करते हैं। कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना तो रिजिड है ना, यानी रिजिड आप समझते हैं, यानी कि रिजिड का एक बेसिक मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, हार्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो वो ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। अब इसका क्या मतलब होता है? ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, मतलब कि दोनों का एक मिक्स फीचर है, ठीक है। कैसे है ये यहां से समझिए। देखिए, और ये जब हम ये कहते हैं कि रिजिड या फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसका क्या सेंस होता है, हम क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। देखिए इसका मतलब होता है क्या कि जो कुछ प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको आप
कैन अमेंड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको आप बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, उस पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से आप उनको अमेंड कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि वो रिजिड नहीं है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को एक तरह से दिखा रहा है कि बहुत सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रावधान, प्रोविजंस में आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन वहीं कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर एक तो स्पेशल मेजोरिटी होती है, उसमें भी एक और होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। देखिए अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी और ये स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का क्या मतलब है। चलिए पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे यहां जो है, अगर आपको पता होगा, संविधान संशोधन को लेकर के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के एक आर्टिकल है, और वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है, इसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में कहा गया, यानी संविधान में जो चेंजेस करेंगे, जो अमेंडमेंट्स होंगे, उनके क्या प्रोसीजर होंगे, उनके क्या तौर तरीके होंगे, उसके बारे में, या कंडीशन होंगे, वो आपका आर्टिकल 368 368 में ये मेंशन है। क्लियर हो रहा है कि आर्टिकल 368 में क्या है, तो यहां पर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, ठीक है। अब यहां जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो दो तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। इसका क्या मतलब है, इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए स्पेशल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब होता है, इसमें दो कंडीशन है। एक है कि मतलब स्पेशल मेजोरिटी बेसिकली क्या सेंस है, मैं आपको बहुत और आसान क्लियर भाषा में समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपका जो लोकसभा है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक बिल आता है, ठीक है, जो आपका लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो है अमेंडमेंट को लेकर के कोई एक बिल आता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस बिल पर डिस्कशन होता है, फिर फाइनली इस बिल पर वोटिंग होती है। वोटिंग जो है वो मैटर करता है, क्योंकि वोटिंग से ये बिल पास होगा। जब वोटिंग होती है तो यहां दो कंडीशन देखे जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी के केस में। एक देखा जाता है कि टोटल, उस हाउस का टोटल मेंबरशिप कितना है। तो आपको पता है कि लोकसभा का प्रेजेंट डे में टोटल मेंबरशिप जो है वो 543 है, ठीक है। और दूसरा देखा जाता है कि उस हाउस में उस दिन प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए कि हम उसको फिलहाल एक्स से मान लेते हैं कि एक्स नंबर है, ठीक है। तो ये एक्स नंबर जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब यहां कंडीशन क्या है कि इस बिल को कितने वोट की रिक्वायरमेंट है। तो दो कंडीशन है, एक जितना मेंबर प्रेजेंट है, यानी कि जैसे एक्स है तो जितना मेंबर आपका प्रेजेंट है उसका क्या चाहिए, उसका 2/3 चाहिए, ठीक है। मतलब क्या चाहिए कि जितने मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग है उसका 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 2/3 जो भी निकलेगा, मान लीजिए y निकला तो y इतना चाहिए। लेकिन साथ में कंडीशन है कि ये जो होना चाहिए, ये जो y जो भी निकला आपका, वो टोटल मेंबरशिप जो है उसका मेजोरिटी। देखिए टोटल मेंबरशिप हमारा कितना है 543, और इसका मेजोरिटी का मतलब होता है इसका हाफ, है ना, +1। सिंपल सा कि मतलब बेसिकली 50% +1 कहते हैं हम उसको, या 50% से ज्यादा कहते हैं। तो मेजोरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, हम सब आम भाषा में लोग जानते हैं, मेजोरिटी का मतलब होता है 50% से ज्यादा, ठीक है। तो यहां दो कंडीशन है कि अब एक बार वापस सुनिए कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या है कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट है हाउस में उस समय, ठीक है, उसका 2/3 निकाला जाएगा। 2/3 वोटिंग चाहिए, लेकिन वो जो 2/3 होना चाहिए वो टोटल जो मेंबरशिप है हाउस का उसका मेजोरिटी से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग जो है वो 272 निकलेगा। यानी ये जो y है वो 272 से कम नहीं होना चाहिए, यानी y 272 से ज्यादा होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये दो कंडीशन जो है वो स्पेशल मेजोरिटी में कंसिडर किए जाते हैं। फिर क्या होता है, एक और है 368 में, उसमें क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए, लेकिन है ना, इसमें एक और कंडीशन ऐड किया गया है कि आपको क्या करना होगा। मान लीजिए कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हाउस से ये बिल पास हो गया, ठीक है ना। अब ये बिल क्या होगा, अब ये बिल भेजा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को, और
आधा, यानी कि अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, है ना, टोटल कितने हैं हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें से कम 14 स्टेट्स जो है उसकी सहमति होनी चाहिए इस बिल पे, ठीक है, तब जाकर के क्या होगा, ये बिल पास होगा और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद, उनके अप्रूवल के बाद जो है ना, ये कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये दो तरह की जो मेजोरिटी है वो 368 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट बहुत लोगों को नहीं पता रहता। देखिए, जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है ना, ठीक है, अब यहां तो हमने देखा कि 368 में स्पेशल मेजोरिटी से, तो सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आर्टिकल 368 वाला जो अमेंडमेंट है उसके कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। चलिए, बाकी हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जब हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में जब, और अभी पॉलिटी का भी बाकी लेक्चर्स जब आएगा तो हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक एक पूरा अमेंडमेंट ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है जो सेकंड जो आपका पढ़ा, ठीक है, कि वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल, यानी कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, कहीं रिजिडिटी। तो हम एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा प्रॉपर्टी, वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब इसको भी समझ लीजिएगा। अब हमारे यहां क्या है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो यहां पर फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों देखने को मिलता है। और यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अभी वैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर यूनिटरी फीचर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि यूनिटरी जो पावर्स है या यूनिटरी जो प्रोविजंस है उसको थोड़ा ज्यादा पावर्स दिया गया है, और यही कारण ये वर्ड जो लिखा गया है, फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बाइसेस के साथ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है दोनों ही फेडरल और यूनिटरी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो लोग नए हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि फेडरल और यूनिटरी फीचर क्या होता है भाई। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है उसको दो कैटेगरी में आप रख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ठीक है। तो एक यूनिटरी फीचर कैटेगरी में आता है और एक फेडरल फीचर में। जैसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फेडरल फीचर, सबसे पहले मैं आपको फेडरल फीचर बताता हूं, ठीक है। फेडरल फीचर में क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, आप जानते हैं इंडिया में ऐसा है, ठीक है, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो है वो पावर का डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट जो है ये फेडरल फीचर का है, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट, या जिसको टू गवर्नमेंट्स भी, आप इसको डुअल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डुअल गवर्नमेंट यानी कि सेंटर होगा स्टेट होगा, ठीक है। तो ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो भी फेडरल फीचर का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल फीचर का पार्ट है, वो हमारे पास है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है ये भी फेडरल फीचर का है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, ये भी फेडरल फीचर का है। हमारे यहां बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि अगर आप देखिए जो यूनियन लेजिस्लेचर है तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा है। अगर आप स्टेट के, ये तो आपने यूनियन की मैंने बात की, अगर आप स्टेट के अंदर देखेंगे तो यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो दो दो हाउसेस हैं, इसको हम लोग बाइकैमरलिज्म कहते हैं। तो बाइकैमरलिज्म है। और कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी, हमने देखा कि दोनों ही है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही अवेलेबल है। तो ये सारे जो आप फीचर्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आपके फेडरल फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स, तो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स हैं। उसके बाद अब बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूनिटरी फीचर भी है? बिल्कुल है। क्या क्या है? जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल हमारे यहां जो है देखिए सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन तो किया गया है, लेकिन अभी जो वर्ड आपने पीछे पढ़ा था यूनिटरी बायस, वो क्यों है? क्योंकि सेंटर को यहां स्ट्रांग रखा गया और ये यूनिटरी फीचर का है।
और हमारे यहां सेंटर को थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज या कि थोड़ा ज्यादा पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सेंटर हमारे यहां क्या है, वो स्ट्रांग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमारे यहां सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिटीजनशिप, बिल्कुल सिंगल। देखिए फेडरल फीचर में क्या होता है कि वहां डुअल सिटीजनशिप होता है, लेकिन इंडिया के केस में सिंगल सिटीजनशिप जो कि यूनिटरी फीचर का हिस्सा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देखिए फेडरल वाला जो रिजिडिटी है वो तो है, और साथ में यूनिटरी का यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। हमारे पास इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहां इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है और साथ में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी है, ठीक है। बाकी जुडिशियरी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में और करेंगे, क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का। बाकी आपको पता है कि यूनिटरी फीचर का एक और क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्ड बाय सेंटर। तो बिल्कुल हमारे यहां सेंटर के द्वारा जो है वो स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये भी यूनिटरी फीचर का है। ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल जो आईएएस आईपीएस देखते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है और ये भी यूनिटरी फीचर का ही है। और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स विद सेंटर ड्यूरिंग इमरजेंसी, की इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं, ये भी यूनिटरी फीचर का प्रोविजन है, ठीक है। और ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। देखिए ये सारे मैंने वो फीचर्स लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। तो किस तरह के यूनिटरी फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तरह के फेडरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और यहां पर क्या है। अब एक चीज और एक दो पॉइंट और यहां से ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आता है। जो देखिए हमारे यहां फेडरल सिस्टम जरूर इनकॉर्पोरेटेड है, यानी हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, बट फेडरेशन वर्ड जो है ना वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि द वर्ड और द टर्म फेडरेशन हैज नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि जो यहां पर इंडिया एज अ होल रिप्रेजेंट किया गया है और उसके अंदर है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया, स्टेट का क्रिएट किया गया। ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड होता है, एक यूनियन ऑफ स्टेट होता है और एक आपने अमेरिका के केस में सुना होगा यूनाइटेड स्टेट। दोनों में क्या फर्क है? देखिए यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आकर के एक यूनियन बनाती, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, मान लीजिए कि 10-20 इंडिपेंडेंट स्टेट है। जैसे अमेरिका के केस में क्या हुआ था कि जिस समय अमेरिका बना था तो उसमें 13 इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है। कितने थे? 13 जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे और वो मिल करके, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाई और इसीलिए इसका नाम बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जब आप इंडिया के केस में आते हैं तो इंडिया हमेशा एज अ होल रहा है, एज अ यूनियन रहा है ना, और स्टेट उसका पार्ट्स है। देखिए स्टेट को कोई राइट ऐसा नहीं, देखिए स्टेट पहले से नहीं था, स्टेट बाद में क्रिएट किए गए फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट बाद में बना, पहले इंडिया एज अ होल है, इसलिए इसको इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेट ने मतलब इंडिया को नहीं क्रिएट किया है, एंड इंडिया है एज अ यूनियन जिसके अंदर स्टेट क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। और यही कारण है कि यहां पर स्टेट के पास राइट नहीं है टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। सिसीड का मतलब होता है सेपरेट होना, है ना, सेपरेट होना, अलग होना, और स्टेट के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि वो अलग हो सकता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐसा है, वो अलग हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब यहीं पर आपको एक दो बातें और भी जान लेनी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, और ये एग्जाम में कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, बीपीएससी और यूपीएससी, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो अलग अलग डिफाइन किया, क्या क्या कहा गया, तो एक पर्सन थे जिसका नाम था केसी वियर, है ना, उन्होंने इसे क्वासी फेडरल कहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो क्वासी फेडरल का, क्वासी का मतलब होता है कंप्लीट ना होना, ठीक है, हाँ पार्शियली, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने देखा चूंकि यहां पर फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर का मिक्स है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल कहा केसी वियर ने, ठीक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम था मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म का, ये सब टर्म आप याद रखिएगा किसने कहा है, जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है वो मॉरिस जोन्स ने कहा,
है ना। ग्रेनविले ऑस्टिन, है ना, इन्होंने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। और एक थे आइवर जेनिंग, जिन्होंने इसको फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये कहा। ठीक है, क्या कहा? फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वासी फेडरल केसी वेयर ने कहा, है ना। क्वासी केसी आपको थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्वासी केसी याद रख लीजिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? तो मॉरिस जोन्स ने कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। और आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आते हैं। ठीक है, अब अगले फीचर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला फीचर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमें पता है कि दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों में ही यहां पर पार्लियामेंट्री जो बाइकैमरलिज्म वाला है वो उस तरह का है। तो दोनों ही सेंटर और स्टेट में रेदर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपको यूएसए में देखने को मिलता है, और पार्लियामेंट्री जो है वो यूके में, और यूके से ही हमने लिया है। तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। अभी हम लोग सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। अगला है कि पार्लियामेंट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको एक सिंथेसिस देखने को मिलता है ना। क्या? तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी का, यानी कि जो सोवरेन पार्लियामेंट है, और साथ में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी आपको देखने को मिलता है। कैसे? आप यह समझिए। देखिए, पार्लियामेंट सोवरेनिटी कैसे है? तो पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है? अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। कि पार्लियामेंट को जो है ये पावर दिया गया है, और उस पावर का यूज करके पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर, बहुत सारे प्रपोर्शन जो है, मेजर पोर्शन जो है उसको वो चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पार्लियामेंट की सोवरेनिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसे है? तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर का यूज करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, जो मतलब जो भी जो लॉज हैं, जो भी पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए, जो पार्लियामेंट ने मान लीजिए कोई टॉपिक पे लॉ बनाया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अंडर जुडिशियल रिव्यू। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए, एक तरफ जुडिशियल सुप्रीमेसी को भी एस्टेब्लिश किया गया, और एक तरफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को भी मेंटेन किया गया। ठीक है, अभी इसी जुडिशियल रिव्यू को लेकर के, है ना, और पार्लियामेंट्री लॉज को लेकर के भी एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ है। अगर आपने सुना हो कि जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कई सारे आरोप लगाए, कई सारे उन पर क्वेश्चन खड़े किए। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका, है ना, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में जो है वो एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें समझने में आएगी। आर्टिकल 200, 201 में गवर्नर्स के पावर, प्रेसिडेंट के पावर, ठीक है, इसके अलावा 142 में सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, वो सब चीजें आपको समझने को मिलेंगी। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानकारी वाली वीडियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की। ठीक है, ये भी हमारा एक फीचर है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, या फिर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो इंटीग्रेटेड है, वो इंडिपेंडेंट है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जिसके नीचे हाई कोर्ट्स, और फिर जो है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो इस जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो है गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, एंड ऑफ द सिटीजंस, और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे यहां जो जुडिशियरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहां पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अलग से पढ़ेंगे, डीपीएसपी को अलग से पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये सारे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है ये भी समझिए कि जो जितने भी सिटीजन जो कि एज ऑफ 18 या अबव है उनके पास राइट टू वोट है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, है ना, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, है ना, इन सारे जो बेसिस है इन पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको वोटिंग राइट्स है अगर वो 18 या उसके अबव है, ठीक है। और इसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यानी सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, ठीक है। और एक चीज ये भी, ये पॉइंट यहां से आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले वोटिंग एज जो है ना वो 21 साल थी, तो वोटिंग एज को 18 साल कब किया गया, तो ये 18 साल किया गया फ्रॉम 21 साल, तो 1989 में बाय जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 1988 में, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगला फीचर है वो है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज को स्टेब्लिश करता है ना, ताकि जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से बिना बायस हो सके। जैसे इलेक्शन कमीशन का स्टेब्लिशमेंट हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हो, ठीक है। इन सबको भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कैग का क्या रोल है ना। यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेब्लिश करती है, उसके अंदर प्रोविजन है ताकि जो देश के अंदर गवर्निंग है वो सही तरीके से हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से हो सके, ठीक है। अगला फीचर है हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। आपको पता है 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर आता है, प्रेसिडेंट रूल है ना जो आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है। तो इन तीनों प्रोविजंस को अगेन जैसा मैंने कहा कि इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में, ये तो हम लोग अभी फीचर्स को का आइडिया ले रहे हैं, फिर इन फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा सेपरेट वीडियोस में, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए और जिसमें 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखना है। जो अगला हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना टू टायर्स या डुअल गवर्नमेंट की जगह जो है 3 टायर गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। ये 3 टायर गवर्नमेंट क्या है, तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। एक सबसे टॉप पर आपका यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे आपको पता है हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हर एक स्टेट के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स की जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, जो 2 टाइप का होता है। एक आपका जो अर्बन एरियाज में होता है म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, ये आपका अर्बन एरिया में हो गया, ठीक है, शहरी क्षेत्र में। और दूसरा हो गया पंचायत जो कि आपका रूरल एरियाज में हो गया, रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्र में हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी इसके बारे में थोड़ा एक चीज जानिए, जो आपका है ना सॉरी यहां पर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है एक चीज। अच्छा एक चीज आप यहां पर कर लेंगे, ये जो 73rd है ना ये यहां हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में है इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये जो है आपका 73rd पंचायत से रिलेटेड है ना, और 74th जो है ये आपका, ठीक है, 74th जो है ये आपका रिलेटेड है ना म्युनिसिपैलिटी से। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ये गलत है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये गलत हो गया है, मिसमैच हो गया है, बस कोई नहीं, ठीक है। खैर तो देखिए यहां पर जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया, 1992 में आया, इसने पंचायत को है ना यहां पर ध्यान देख सकते हैं, पंचायत को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। और पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 और शेड्यूल 11 जो है वो ऐड किया। तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो स्टेटस है वो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 उसके तहत मिला, जिसमें पार्ट 9 ऐड हुआ और शेड्यूल 11 ऐड हुआ, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और सेम चीज जो म्युनिसिपैलिटी को मिला, ये स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो 74th अमेंडमेंट 1992 में ही हुआ, है ना, जिसके बाद पार्ट 9A ऐड किया गया और शेड्यूल 12 जो है वो आपका ऐड किया गया। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहेंगी। तो हमारे यहां 3 टायर गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है वो आपका है ना जो है फीचर है, ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो भी सैलिएंट फीचर्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
ये सारे फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद रखेंगे। अब हम लोग जो अगला डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। किसके बात करेंगे? तो अब हम लोग प्रीएम्बल की बात करेंगे। देखिए, अब प्रीएम्बल की अगर हम लोग बात करें तो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल का क्या मतलब है, और फिर हम लोग प्रीएम्बल के अंदर जो भी टर्म्स हैं या जो भी चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रीएम्बल एक तरह का क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के को जो बनाया गया उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ये सब जो है वो प्रीएम्बल में मेंशन है। तो प्रीएम्बल बेसिकली आपको दो चार चीजों का आइडिया देता है। सबसे पहला तो ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, या फिर आप कहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहां से डिराइव करता है, ठीक है, ये जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहां से आता है, कौन देता है, ठीक है। दूसरा है कि जो हमारा इंडियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बेसिकली होना चाहिए। तो इंडियन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका नेचर जो है उसके बारे में बात की गई है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका अडॉप्शन कब हुआ, ये सब जो है आपका प्रीएम्बल में मेंशन रहता है, ठीक है। अब देखिए, प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि प्रीएम्बल को कहां से बोरो किया गया, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो वहां पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट आप यहां पर भी जान लीजिए इसको बोरो जो किया गया, इसका जो कॉन्सेप्ट लिया है ना वो यूएसए से लिया, और यही आपसे जनरली पूछता है। लेकिन हो सकता है आपसे ये पूछ ले कभी कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसका लैंग्वेज कहां से लिया गया, तो लैंग्वेज अलग कंट्री से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल लिया है, लेकिन प्रीएम्बल का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, वो यूएसए से बोरो किया गया, ठीक है। प्रीएम्बल की शुरुआत कहां से होती है, तो जो प्रीएम्बल का जो फाउंडेशन है ना, वो नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 वहां से शुरू होता है। यानी जो नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रीएम्बल, यहां से प्रीएम्बल का फाउंडेशन आता है ना। इसको आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो आपका है ना ये और ये दोनों, ठीक है, प्रीएम्बल जो है पहला तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी आप प्रीएम्बल के कोई प्रोविजंस को या कोई टर्म को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। यानी जो प्रीएम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। दूसरा है ना, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। अच्छा, प्रीएम्बल को जो है अब तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, यानी प्रीएम्बल में जो चेंज किया गया वो सिर्फ अभी तक एक बार हुआ है, और वो करने वाली थी इंदिरा गांधी, है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत सारे आर्टिकल्स में, है ना, हमने प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में पॉलिटी का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया था वहां पर भी, और कई जगह भी मैंने इसके बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे नए आर्टिकल्स ऐड किए गए, पुराने आर्टिकल्स को चेंज कर दिया गया। अभी प्रीएम्बल मैंने कहा ना, एक ही बार प्रीएम्बल चेंज हुआ और वो भी इसी में, और ये इंदिरा गांधी ने, है ना, किया था 1976 में जब देश के अंदर इमरजेंसी थी, ठीक है। तो प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, याद रखिएगा, और इसमें 3 टर्म्स ऐड किए गए, एक था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, और तीसरा वर्ड था इंटीग्रिटी। ये बहुत जरूरी है, तीनों वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो आपको प्रीएम्बल में दिखता है, ये पहले नहीं था, 1976 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। अब दूसरा एक और पॉइंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं, है ना, ये कई एग्जाम में आए हैं, अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है।
एक प्रियम्बल ना तो है ना सोर्स ऑफ पावर है गवर्नमेंट के लिए और ना ही गवर्नमेंट के पावर पे किसी तरह का प्रोहिबिशन है। मतलब ये कह रहा है कि प्रियम्बल जो है वो ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई सोर्स ऑफ पावर है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, ना तो गवर्नमेंट के लिए वो कोई सोर्स ऑफ पावर है और ना ही गवर्नमेंट के पावर पे किसी तरह का ये प्रोहिबिशन डालता है, ठीक है, ऐसा प्रियम्बल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया था। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट या इनेक्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल एक्ट एज एन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल जो है एक्ट एज एन एड, है ना, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प, है ना, एक तरह का हेल्प, सहायता, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमर्स या मेकर्स ने जो आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो आर्टिकल्स बनाया, जो उसके अंदर प्रोविजन लिखा, कई बार वो प्रोविजन जो है वो क्लियर नहीं होता, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट नहीं है, नॉट क्लियर, ठीक है, जो आपका क्लियर नहीं है। तो जब वो क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है उसको इंटरप्रेट करती है और कोर्ट को ये इंटरप्रेट करने में प्रियम्बल हेल्प करता है कि उसका क्या मतलब निकल सकता है। तो प्रियम्बल जो है वही कह रहा है कि वो एक्ट करता है एज एन एड, एज एन हेल्प ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल, जब आपका लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस हो। क्लियर हो रहा है, ये सारी बात हमने देख ली। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल, तो प्रियम्बल यहां पर आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे आप प्रियम्बल देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, और प्रियम्बल देख सकते हैं, और प्रियम्बल आपको याद भी होनी चाहिए वैसे, ठीक है। तो प्रियम्बल शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करने की बात कर रहा है, जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फिर फ्रेटर्निटी की बात की गई है, ensuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation। और फिर कह रहा है कि in our constituent assembly, किस दिन, तो दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ध्यान से देखें, इनमें कह रहा है कि शुरू कहां से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और एंड कैसे हो रहा है ना, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग जो इंडिया के लोग हैं, हम लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे रहे हैं, हमें कोई बाहर से कोई दूसरा आदमी नहीं दे रहा, कोई दूसरा अथॉरिटी या पावर हमें नहीं दे रहा, बल्कि हम लोग इंडिया के लोग जो है खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे रहे हैं, खुद को ये रूल बुक दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो सवाल कैसे आता है, तो जो टर्मिनोलॉजी यूज है, ठीक है, जो की टर्म्स है उससे सवाल आता है कि ये जो वी, जैसे आप देखिए पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो इंडिकेट कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी का है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना पावर कहां से डिराइव करता है, तो वो डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से, इंडिया के लोगों से जो है उसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी या फिर कहिए कि पावर जो है वो मिलता है या वो डिराइव करता है, ठीक है। बाकी जब ये वर्ड देख रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को इंडिकेट करते हैं, कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये क्या इंडिकेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट करता है। अभी हम लोग इन सारे टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये सारे टर्म्स जो है वो, है ना, बताते हैं। अब जरा हम इनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अब देखिए जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो यहां पर तीन तरह के जस्टिस, ने ऊपर देखा भी, आप यहां पे देख सकते हैं कि तीन तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, सिंपल है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कि इन सब बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है क्या, कि इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कि कोई रिच है या कोई पुअर है, इस बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और पॉलिटिकल जो जस्टिस का मतलब क्या है, कि जितने भी लोग हैं उनके पास इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट है ना, क्या करने का, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का जो है इनको इक्वल,
फ्री एंड फेयर राइट है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कितने तरह आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कितने तरह के जस्टिस हैं, 3 टाइप के, कौन कौन से हैं, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल याद रखना है। ठीक है, अब हम जब लिबर्टी की बात करेंगे तो यहां 5 तरह की लिबर्टी है। अगेन मैं आपको एक बार प्रेम्बल में दिखा दूं, आप यहां लिबर्टी देखेंगे, लिबर्टी थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, तो ये 5 तरह की जो है वही लिबर्टी है। लिखा हुआ भी है थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ और फेथ। तो आपको बस याद रखना है कि लिबर्टी कितने टाइप के मेंशन है, 5, थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ और फेथ। ठीक है, फिर उसी तरह इक्वालिटी, 2 तरह की इक्वालिटी की बात करिए कि स्टेटस की इक्वालिटी होगी, यानी किसी को कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा। ठीक है, और सबको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को मिलेंगी। तो याद रखेंगे, जस्टिस 3 तरह की, लिबर्टी 5 तरह की और इक्वालिटी 2 तरह की जो है वो हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा उन टर्म्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं जो हमारा हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है। सबसे पहले सोवरेन। सोवरेन होने का मतलब सिंपल सा है कि इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि इंडिया का खुद का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और ये इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर, कि कोई भी एक्सटर्नल पावर का डोमिनियन ही, सिंपल इसका मतलब है कि कोई एक्सटर्नल पावर हमें रूल नहीं कर रहा, कोई भी अथॉरिटी इंडिया से ऊपर नहीं है। ठीक है, नो अथॉरिटी ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, जैसे पहले ब्रिटिश की थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो सोवरेन होने का मतलब ये होता है एक तरह से आप वही कि आप फ्री हैं, आप अपने डिसीजन को लेने के लिए आजाद हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ना, नो अथॉरिटी ओवर इंडिया है, तो ये होता है सोवरेन। देखिए, सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट वर्ड जो है ना वो इकोनॉमी से आया है। ठीक है, जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी का मॉडल होता है उसमें कैपिटलिस्ट होता है, मिक्स्ड होता है और सोशलिस्ट होता है। इंडिया में कंप्लीट, देखिए पहले सोशलिस्ट नेचर था, जो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहले इसका नेचर जो है वो सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट नेचर क्या होता है पहले आप वो समझिए। देखिए, सोशलिस्ट नेचर का मतलब होता है कि जब है ना जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जब उसको जो भी क्या है कि रिसोर्स होता है ना, जो आपका रिसोर्सेज होता है, जब उसको ओन या कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और उसका यूज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। और ये जैसे आप रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, वहां पर आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी। ठीक है, और इंडिया भी शुरू में इसी को फॉलो करता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है, लेकिन बाद में इंडिया में जो है इसको थोड़ा सा और जो है वो कहिए कि इसको और चेंज किया गया, अमेंड किया गया, और इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लाया गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि कहा कि सोशलिस्ट जो एंड्स हैं, ठीक है, उसको अचीव किया जाएगा। सोशलिस्ट एंड क्या है, वो है पब्लिक वेलफेयर। सोशलिस्ट एंड का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर। तो कह रहा है कि पब्लिक वेलफेयर को अचीव किया जाएगा, लेकिन कैसे, तो डेमोक्रेटिक मींस के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यहां पर जो है इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी में बिलीव करती है, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, क्लियर हुआ है, यानी यहां कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, दोनों का मिक्स्ड है। ठीक है, तो एक तरह से इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर है, तो ये सोशलिस्ट होने का मतलब हो गया। आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा होगा। अगला वर्ड है सेकुलर। सेकुलर तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब है कि जितने भी रिलीजन है इंडिया में उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। यानी कोई कोई मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को जो है यहां प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई एक रिलीजन को जो है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट या प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सारे ही रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलेगा स्टेट के द्वारा। स्टेट का यहां मतलब कंट्री से ही है। ठीक है, अब आते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब सिंपल है कि आप पता है डेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि डेफिनेशन किसने दिया? अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक होने का मतलब सिंपल सा है कि लोगों के द्वारा जो रूल है, ठीक है, पीपल के द्वारा जो रूल है। ठीक है, अच्छा, रिपब्लिक जो लास्ट वर्ड है इसमें, रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि रिपब्लिक टर्म्स जो है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा लोगों के द्वारा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा लेकिन लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा। तो हमारे यहाँ वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कैसे होता है? जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, तो वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो जहां पर भी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा हम कहेंगे वो रिपब्लिक है। इसलिए देखिए, यूके का अगर आप एग्जांपल लेना, यूके जो है वो डेमोक्रेटिक है ना, यूके में डेमोक्रेसी है तो यूके डेमोक्रेटिक है, लेकिन क्या यूके रिपब्लिक है
ना, रिपब्लिक है। तो यूके रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर इलेक्टेड हेड नहीं है। वहां जो है आप देखते हैं अभी भी किंग है, जो जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को जो पोजीशन है, जो पोर्टफोलियो प्रेसिडेंट को है, वैसा ही पोर्टफोलियो वहां पर जो है किंग या क्वीन को होता है। किसको होता है? किंग या क्वीन को होता है, ठीक है। और वो हेरिडेटरी है, वो इलेक्टेड नहीं है। तो इसलिए यूके को रिपब्लिक आप नहीं कह सकते। यूके डेमोक्रेटिक है बट वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग प्रियम्बल का, और लास्ट है कि प्रियम्बल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो एक बहुत फेमस केस है आपका बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट केसेस से रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इधर हाल फिलहाल में एसएससी एग्जाम्स में या फिर बीपीएससी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, यूपीएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं। वो बेरूबाड़ी यूनियन सॉरी मतलब जो केसेस पूछे जाते हैं वो उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन केस 1960। इसको मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया है। खैर मैं यहां पर बताता हूं। देखिए बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल जो है वो की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके मतलब उनके दिमाग में है ना, प्रियम्बल जो है वो एक की के रूप में था, ठीक है। लेकिन इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो आपका प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानना गलत है। वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इसीलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, ऐसा बेरूबाड़ी यूनियन केस में कहा। लेकिन इस जजमेंट को बाद में बदल दिया गया, ठीक है। और बदला कब? तो केशवानंद भारती केस 1973 जब आया। आपको पता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच रही थी, 13 जज की बेंच रही थी, ठीक है। कितने रहते है ना, जो 13 है ना, सॉरी, तो ये आपका जो 13 जज बेंच था, ठीक है, 13 है ना, 13 जजेस बेंच थी, ठीक है, जजेस बेंच थी। और ये अब तक की हाईएस्ट जजेस बेंच है, जिसमें 7-6 के है ना वोटिंग के साथ, बहुत नैरो मार्जिन के साथ देखिए ये डिसीजन आया था। 7-6 के वोटिंग के साथ जो है केशवानंद भारती केस को है ना वो उसके जजमेंट को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। जिसमें कोर्ट ने ये कहा था, इसको भी केशवानंद भारती के पूरे मामले को मैंने अगेन उस वीडियो में समझा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। उसमें फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बेरूबाड़ी में ये कह दिया गया था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मान लिया गया। फिर फाइनली एक केस आया एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने फिर से, ठीक है, इस चीज को रिट्रेट किया, इस चीज पर जोर डाला कि प्रियम्बल जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये बात रह गई कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हां, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये मैंने पीछे भी आपको पॉइंट बताए थे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल का जो पूरा टॉपिक है मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आप जिसका पीडीएफ निकाल करके या फिर आप खुद से नोट्स बना चाहते हैं तो खुद से कॉपी में नोट्स बनाइए, जो जो पॉइंट्स मैंने ऐड करने कहा वो ऐड भी कर लीजिए आप, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जो शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से आपके लिए जो अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो मैं और मेरी जो टीम है वो लेकर के आती रहती है, ठीक है। इस चैनल पे अलग अलग तरह के वीडियोस, अभी हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है, पॉलिटी का सीरीज तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज के बाकी वीडियोस को भी आप लोग जरूर जाकर के देखिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, और साथ में
एक जो है क्विज जो है टेलीग्राम चैनल पर, एक जो है क्विज चैनल भी है, क्विज का भी एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उससे रिलेटेड जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम का जो आपका जो क्विज ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है, जहां पर आप उसको अटेम्प्ट करिए, आप देखिए, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी उसमें ऐड किए जाते हैं, तो आपको है ना, आप ये चेक करिएगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।